शुरुआत हम कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली सरकार ने कल ही फैसला लिया कि शराब की बिक्री दिल्ली में होगी, लेकिन 70% ज्यादा दाम के साथ एमआरपी पर। लेकिन इसके बाद देखिए एक और बड़ी खबर सामने आ गई है। पेट्रोल के दामों में भी ₹1.67 का इजाफा किया गया है। दिल्ली में ₹7.10 महंगा हो गया है अब डीजल और पेट्रोल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल डीजल पर अतिरिक्त वैट लगाया गया है और इस एक्स्ट्रा वैट को लगाए जाने के बाद ₹7 डीजल के दाम दिल्ली में बढ़ गए हैं, तो पेट्रोल के दाम में भी बढ़ोतरी हुई है। और जानकारी के साथ हमारे साथ संजय शर्मा इस वक्त मौजूद हैं। संजय, दिल्ली सरकार ने जो फैसले लिए, चाहे शराब के एमआरपी पे कल 70% ज्यादा दाम लेने का फैसला हो या फिर आज जिस तरह से अतिरिक्त वैट पेट्रोल डीजल में लगाया गया है, सरकारी खजाने में पैसा आए और इस संकट की घड़ी में इस पैसे का इस्तेमाल हो, प्रयास यही दिखाई देता है। जी हाँ, अभी सरकार का घोषित रूप से कहना तो यही है कि इससे अभी जो राहत कार्य हैं उसमें मदद मिलेगी, लेकिन ये तो इसमें तो हाय तो बस जरूर मचेगी कि डीजल पर और पेट्रोल पर पैसे बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन शराब पर 70% बढ़ाया गया। उसको लेकर ना तो लोगों में कोई रोष है, ना किसी तरह का कोई असंतोष है, क्योंकि यहाँ मैं शराब के ठेके पर खड़ा हूँ और ये मयूर विहार का कोटला इलाका है और यहाँ कम से कम 1000 लोगों की भीड़ मौजूद है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि शराब और पेट्रोल यानी दोनों तरह के ईंधन पर, वाहनों का ईंधन भी और कुछ लोग जो शराब से ही जिसका ईंधन चलता है, जिसका, उन दोनों पर सरकार ने सेस बढ़ा दिया है, कोरोना सेस। बिल्कुल, शुक्रिया संजय आपका इस जानकारी के लिए। और दिल्ली में कोरोना संकट के बीच सरकार ने ये दाम बढ़ाए, उसको लेकर हमने आपको अपडेट दिया। लेकिन कोरोना के मामले बढ़े हैं और बीते 24 घंटे में क्या हुआ है इस पर नजर डालना बहुत अहम है। ये देश के नक्शे पर अगर आप आंकड़े देखें तो 3 अप्रैल के समय में जो आंकड़े रहे हैं वो 39,980, लेकिन 4 अप्रैल को ये आंकड़ा बढ़कर 42,533 हो गया और 5 अप्रैल को अगर आप देखें तो 45,000 ये आंकड़ा पार करते हुए 46,433 तक संक्रमण के मामले बढ़ गए हैं। 4 अप्रैल और 5 अप्रैल के जो डेटा है, जो आंकड़े हैं, उनमें आप अंतर देखिए कितनी तेजी से ये बढ़ा है। और 24 घंटे में जो मरीज सामने आए हैं वो भी देखिए। 6 राज्यों में इस वक्त क्या हाल है उसकी तस्वीर भी आपके सामने। महाराष्ट्र में 14,541 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, 583 लोगों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य इस वक्त महाराष्ट्र ही है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर जबरदस्त मार पड़ी है, असर वहां पर सबसे ज्यादा दिखाई देता है। लेकिन जो टॉप 6 राज्य हैं इनमें वो हम आपको बता रहे हैं। और कल का मतलब जो बीते 24 घंटे हैं ये इसलिए अहम क्योंकि ये 24 घंटे अभी तक के समय में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले जब बढ़े हैं उस ड्यूरेशन के तौर पर, उस समय सीमा के तौर पर देखा जा रहा है। देश में कुल केसेस अब बढ़कर 46,433 तक पहुंच चुके हैं। 1500 से ज्यादा लोगों ने कोरोना वायरस की वजह से जान गंवाई है और ऐसे में जो नियम, कायदे, गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी की गई हैं उनका पालन बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जब शराब की दुकानों के बाहर भी जो लोग मौजूद हैं वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में पुलिस को कितनी मशक्कत करनी पड़ी है। लॉकडाउन 3 का आज दूसरा दिन है और सोमवार की तरह आज भी शराब की दुकानों पर जबरदस्त भीड़ दिखाई दी। राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में शराब की दुकानों के बाहर भारी भीड़ जमा है। सुबह से ही शराब के लिए लोगों ने लाइन में लगकर बहुत इंतजार भी किया है। तस्वीरें आपके सामने कृष्णा नगर, लक्ष्मी नगर, सिविल लाइंस इलाके की और दिल्ली के कई इलाकों में फिलहाल ये हाल है। और ये तस्वीरें तब हैं जब सरकार ने 70% ज्यादा दाम वसूलना शुरू किया है, 70% एक्स्ट्रा प्राइस एमआरपी पर। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए कतार में कल के दिन और आज के दिन में की तस्वीरों में कुछ खास फर्क दिखाई नहीं देता।
तो दिल्ली के सिविल लाइंस कृष्णानगर की लक्ष्मीनगर की तस्वीरें आपने देखी, लेकिन इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं सुशांत मेहरा और साथ में पुनीत मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सुशांत, आपका रुख हम पहले करेंगे क्योंकि मुझे आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर भीड़ भी दिखाई दे रही है और कल की तस्वीरों में और आज की तस्वीरों में 70% ज्यादा प्राइस के बावजूद भी भीड़ में तो फर्क दिखाई नहीं दे रहा है। सुशांत, देखिए मीनाक्षी, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली सरकार की तरफ से कोरोना टैक्स जो है वो शराब के ऊपर लगाया गया है, एमआरपी के ऊपर। हालांकि बाकायदा शराब की दुकानों पर इस तरीके का टैक्स का यहाँ पर पोस्टर्स लगा दिया गया है, लेकिन 70% बढ़ने के बावजूद भी लोगों की जो भीड़ है वो कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। पुलिस को काफी ज्यादा मशक्कत जो है वो यहाँ पर करनी पड़ रही है। लगातार कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है होता हुआ नजर है पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पीछे आप मेरे देखेंगे कि सीआरपीएफ की जो महिला टुकड़ी है वो लगातार यहाँ पर मौजूद है। कोशिश लगातार ये की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, क्योंकि हजारों की संख्या में यहाँ पर आप देखेंगे कि लोग जो है वो मौजूद हैं। पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है क्योंकि यहाँ पर एक साथ 2 वाइन शॉप्स हैं जहाँ पर लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग जो होनी चाहिए। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया था कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ तो वो अपना फैसला वापस भी ले लेंगे। सुशांत, एक बात और बताइए, मैंने देखा अभी जब आप लोगों से के पास से गुजरे तो लोग करेंसी भी एक्सचेंज कर रहे हैं, एक दूसरे से नोट एक्सचेंज कर रहे हैं और गाइडलाइंस तो ये भी है कि नोट का इस्तेमाल आप कम करें क्योंकि इससे भी अगर कोई संक्रमित है तो वायरस फैलने का खतरा जो है ज्यादा होता है। ये भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियम के विरुद्ध है। देखिए, जाहिर सी बात है कि एक व्यक्ति अगर शराब लेने के लिए आ रहा है तो उसके साथ उसके 2 सहयोगी जो हैं वो साथ आते हैं, वो एक दूसरे के साथ मनी एक्सचेंज करते हैं। ये तस्वीरें जो लोग वो हैं जो कि शराब लेने के लिए खड़े हैं, लेकिन इसके अपोजिट अगर आप देखेंगे वो लोग मौजूद हैं जो उनके साथ यहाँ पर आए हुए हैं। बाइकों पर, गाड़ियों पर, सड़कों पर अच्छा खासा ट्रैफिक जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। लॉकडाउन 3 है, लेकिन सड़कों पर जिस तरीके से मीनाक्षी ट्रैफिक नजर आ रहा है वो साफ तौर पर बताता है कि ये आम दिन है, लॉकडाउन 3 नहीं है। लोगों को घर पे रहने की जो जरूरत होनी चाहिए थी अपनी सुरक्षा के लिए वो नहीं है। दूर दूर तक देखिए किस तरीके से लंबी लंबी लाइनें हैं यहाँ पर आपको नजर आएंगी। बिल्कुल सुशांत, मैं लौटती हूँ आपके पास। पुनीत भी हमारे साथ मौजूद है गाजियाबाद से। पुनीत, गाजियाबाद में तो देखा जाए आज पहला दिन जब शराब की दुकानें खुली हैं और आप जब वहां पर मौजूद हैं, क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं? नियम कायदों को लेकर क्या परिस्थितियां हैं? देखिए, 40 दिन के लंबे इंतजार के बाद गाजियाबाद वासियों के लिए खुशखबरी जरूर है क्योंकि मदिरालय को खोल दिया गया, लेकिन सुबह 10 बजते ही पहले से ये देखिए कितनी लंबी लाइन है। जहां तक नजर दौड़ा रहे हैं हम, लंबी लाइन है, लगभग 1.5 किलोमीटर की ये लंबी लाइन अभी तक लग चुकी है और इसके अलावा पुलिस भी यहां पर मौजूद है और तमाम लोग शराब खरीदने वाले यहां पर पहुंचे हैं। अब उनसे भी जानते हैं कि ये बताइए कि आप शराब खरीदने आए हैं, क्या इतना जरूरी थी शराब? नहीं, इतना जरूरी तो नहीं है, लेकिन जब सरकार ने खोल दिया है तो ले लेंगे। ये तो सरकार का ही फैसला, हम उसके साथ हैं। जाहिर तौर पर इसके बाद आपको बताना चाहूंगा कि शुरुआत में यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को भी फॉलो करने की कोशिश की जा रही है, बाकायदा दूरी है, लेकिन अगर पीछे की तरफ वहां पर नजर दौड़ा मीनाक्षी तो लोग काफी ज्यादा सट करके खड़े हैं। तो शुरुआत में सोशल डिस्टेंसिंग को जरूर फॉलो किया जा रहा है, लेकिन अभी नहीं। और आपको मीनाक्षी ये भी बताना चाहूंगा कि कल यहाँ पर ठेके खुलने थे लेकिन डीएम ने नहीं खोले और आज ये आदेश दिया शराब की दुकान खोलने का 10 बजे से 7 बजे तक। दिल्ली में टैक्स 70% ज्यादा बढ़ गया, ऐसे में उत्तर प्रदेश में शराब सस्ती हो गई है। लगातार आपको हम कोरोना को लेकर अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह से बीते 24 घंटे जो है वो कोरोना के संक्रमण के आंकड़ों के मद्देनजर खतरनाक साबित हुए हैं, क्योंकि केसेस अब तक के इस टाइम स्पैन में सबसे ज्यादा बढ़े हैं। 45,000 ये आंकड़ा पार कर चुका है। देश में कोरोना से 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और अगर बीते 24 घंटे की अगर हम बात करें तो ये केसेस बढ़े हैं। हालांकि एक राहत की खबर इन तमाम खबरों के बीच जो दिखाई देती है, 12,727 लोग स्वस्थ होकर लौटे भी हैं, लेकिन बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के मामलों में सबसे बड़ा इजाफा हुआ है। 24 घंटे में 3,900 केसेस सामने आए हैं, मतलब अप्रॉक्सीमेटली आप समझ सकते हैं 4,000 केसेस। और ये अपने आप में इस वक्त प्रशासन के लिए बड़ी चिंता का विषय, क्योंकि लॉकडाउन का तीसरा दौर शुरू हुआ है और इसका आज दूसरा दिन है। लॉकडाउन को एक बार फिर बढ़ाया गया है क्योंकि सरकार भी हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। कुछ रियायतों के साथ जरूर लॉकडाउन आगे बढ़ाया गया है, लेकिन अब लॉकडाउन को पालन जिन्हें करना है यानी आम जनता, उन्हें भी ये समझना बहुत जरूरी है कि ये संकट की घड़ी अगर समझदारी से नहीं निभाई गई तो आगे फिर कितनी बड़ी मुश्किल हो सकती है।
आपने देखा कोरोना कैसे लगातार पांव पसारता जा रहा है। इसमें सबसे बड़ा योगदान मुंबई और महाराष्ट्र का है। शहर में जो कोरोना का ग्राफ है वो 9,000 को पार कर चुका है। लॉकडाउन 3 में थोड़ी छूट क्या मिली, मुंबई कर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ भूल गए। तस्वीरें दादर के टीटी बस स्टॉप की हैं, जहां सभी को जाने की जल्दी है, लिहाजा 2 गज दूरी का मंत्र भुला दिया गया है। लेकिन कोरोना के खौफ के बीच ये तस्वीरें डराती हैं, परेशान करती हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पर दादर टीटी यहाँ पर हम मौजूद है इस वक्त, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों की भीड़ यहाँ पर आज रोजमर्रा से ज्यादा दिखाई दे रही है। पिछले कुछ दिनों से जो सन्नाटा छाया हुआ था, इससे बिल्कुल विपरीत एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है। और सोशल डिस्टेंसिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ कम या ना के बराबर हमको सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई देती है। लोग हैं कुछ लोग एसेंशियल सर्विसेज में काम करने वाले लोग भले ही हो, लेकिन चूंकि कुछ दुकानें खोल दी गई है, कुछ एस्टेब्लिशमेंट्स खुली रहेंगी, ये बताया गया है, नॉन एसेंशियल कमोडिटीज की दुकानें खुली रहेंगी, तो जाहिर सी बात है ऐसे दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारी हो या फिर इनसे जुड़े लोग हो, इनकी संख्या शायद लोगों में आज दिखाई दे रही। लोगों की यही लापरवाही मुंबई पुलिस के लिए सबसे बड़ा संकट है। आखिर पुलिस कब तक और कहां तक लोगों के पीछे डंडा लिए भागती रहेगी? उन्हें भी तो कोरोना का डर है। जेजे मार्ग पुलिस थाने के 12 जवान कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके बाद 6 पुलिस अफसरों और 40 सिपाहियों को क्वारंटीन कर दिया गया है। 55 का पड़ाव पार कर चुके 18 पुलिस वालों को छुट्टी पर भेज दिया गया है। मुंबई में अब तक 3 पुलिस वाले कोरोना से जान गंवा चुके हैं। पुणे में भी एक पुलिसकर्मी की वायरस ने जान ले ली है, जबकि 10 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव हैं। लेकिन मुंबई वाले संभलने का नाम नहीं ले रहे। तिलक नगर की सब्जी मंडी से आई ये तस्वीर डराने वाली है। बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के यहां लोग घूम रहे हैं। जब इस बात पर उन्हें टोका गया तो कुछ लोग चाकूबाजी पर उतर आए। मुंबई में बीते 24 घंटे में 510 केस सामने आए हैं, जबकि 18 की कोरोना से मौत हो चुकी है। मुंबई में वायरस अब तक 361 की जान ले चुका है और 9,310 लोग संक्रमित हैं। महाराष्ट्र में संक्रमितों का आंकड़ा 14,500 के पार जा चुका है और 583 लोगों की मौत हो चुकी है। संकट की इस घड़ी में अच्छी खबर यह है कि जमाती अब्दुल रहमान ने कोरोना को मात देने के बाद दूसरे मरीजों की जान बचाने के लिए प्लाज्मा डोनेट किया है। फ़ोन आया था हॉस्पिटल से, तो दिल में तजस्सुस था कि यार क्यों देवे अपनी बॉडी का कुछ। लेकिन जब हज़रत मौलाना साथ दामन बरकातहू ने कहा, अमीर जमात है जो पूरे आलम के अमीर हैं, उन्होंने कहा नहीं इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लो और अपने भाइयों की मदद करो, तो फिर मेरे भी दिल में बात आ गई कि नहीं मुझको देना चाहिए। मुंबई के झोपड़पट्टी धारावी में जिस तरह से कोरोना अटैक हुआ है, उसके मद्देनजर सब्जी मंडी और बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से लागू करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जरा सी लापरवाही मुंबई के लिए घातक साबित हो सकती है। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना से लड़ने के लिए सरकार जोर शोर से आरोग्य सेतु ऐप का प्रचार कर रही है और इसे सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों के साथ साथ हॉटस्पॉट जोन में रहने वालों के लिए भी अनिवार्य किया गया है। लेकिन विपक्ष ने इस ऐप पर सवाल उठाए हैं, इसे निजता का उल्लंघन बताया है। भारत सरकार ने एक आरोग्य सेतु ऐप विकसित किया गया है। हमने इस आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने के लिए मेरा चौथा आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी दें। संकट की स्थिति में हमें ये आरोग्य सेतु ऐप हर एक के यहाँ इंस्टॉल भी करवाना है और उनसे भरवाना भी है।
कोरोना से लड़ने के लिए तैयार किया गया आरोग्य सेतु ऐप अब सियासी उठापटक का अखाड़ा बन गया है। पहले जहां ये ऐप डाउनलोड करना लोगों की मर्जी पर निर्भर था, वहीं लॉकडाउन की तीसरी किश्त में सरकार ने जब प्राइवेट और सरकारी कर्मचारियों के लिए इसे अनिवार्य किया तो विपक्ष ने हमला बोल दिया। Arogya Setu app has not been developed by the government. It has been developed by GoEbibo and Make My Trip, that company. Do we even know that 40% of the company is owned by the Chinese? How can an app like Arogya Setu app continue? It would be a gross sacrilege against the right of privacy. But the main problem about this app, as has been mentioned by several political parties, is that it violates data privacy. You have to give all details of yourself according to the app, and the government will use it to invade your privacy. That's why I am not happy with the app. इससे पहले राहुल गांधी ने भी आरोग्य सेतु ऐप को प्राइवेसी पर हमला बताते हुए इसकी आलोचना की थी। आज तक ने आरोग्य सेतु ऐप को लेकर कई लोगों से बात की। ज्यादातर लोग इसे कोरोना से लड़ने में उपयोगी मान रहे हैं। पता चलता रहता है कि अपने एरिया में कोई इन्फेक्शन है नहीं है, तो मतलब दिखाता है हाँ यू आर सेफ। आप इसमें अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करते रहिए तो थोड़ा सही रहता है। यस, हमने किया है डाउनलोड आरोग्य सेतु ऐप। आप प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के बाद भी, और उसके बाद मैनेजमेंट ने भी हमें बोला है डाउनलोड करने को, एंड वी आर यूजिंग इट। आरोग्य सेतु ऐप से डेटा सुरक्षा के सवाल पर हमने साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल से भी बात की। सुनिए उनका क्या कहना है। But having said that, the requisite compliances for cybersecurity, as would be expected out of such a crucial app like Arogya Setu, are clearly not being properly documented. आरोग्य सेतु ऐप के बारे में बताया जाता है कि ये आपको ये बताता रहता है कि कहीं आपके पास कोई कोरोना संक्रमित तो नहीं। अब तक करीब 2 करोड़ लोग इसे डाउनलोड कर चुके हैं। कोलकाता से मनोज लोईवाल और चंडीगढ़ से मंजीत सहगल के साथ प्रशस्ति शांडेले और अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। तो ये तस्वीरें, ये झलक आपने देखी जब कर्नल आशुतोष की मां के हाथ कांपे नहीं जब उन्हें अपने बेटे के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित करने थे। पत्नी की आंखों में एक आंसू नहीं आया जब अंतिम संस्कार के इस कार्यक्रम में वो पहली पंक्ति में बैठी थी, और बच्ची को अगर आपने देखा हो तो पूरी हिम्मत के साथ वो अपने पिता के इस अंतिम सफर को उस गर्व के साथ जी रही थी जिस गर्व के साथ आज पूरा देश इन तस्वीरों को देख रहा है। श्रीनगर, पंचकुला, जयपुर की ये तस्वीरें अपने आखिरी सफर पर वीर गति प्राप्त करने के बाद ये जवान भारतीय सेना के निकल पड़े हैं सर्वोच्च बलिदान। तो जयपुर की तस्वीरें आपने देखी, और पंचकुला में मेजर सूद को जब विदाई दी जा रही है, अंतिम सफर पर वो निकल पड़े हैं, तो उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सत्येंद्र चौहान। सत्येंद्र, तस्वीरों को लेकर क्या कहा जाए, कोई भी शब्द छोटा ही पड़ता है, लेकिन भावनाएं गर्व की, भावनाएं ऐसी जो ये बताती हैं इस वक्त कि ये वो सपूत हैं इस देश के जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है, खुद को मिटा दिया लेकिन देश को झुकने नहीं दिया है। और वही तस्वीरें मैं जयपुर में भी देख पा रही हूं परिवार के चेहरे पर, और पंचकुला में भी। देखिए मीनाक्षी, मैं पंचकुला के क्रीमेशन ग्राउंड में हूँ और यहाँ की तस्वीरें भी आपको दिखा रहा हूँ। और इसके साथ साथ जो बहादुरी की कहानी है मेजर अनुज सूद की, उनको परंपरा में मिली है। उनके पिताजी जो है वो ब्रिगेडियर से रिटायर्ड हुए हैं, लेकिन दुखद पहलू ये है कि उनकी सिर्फ 4 महीने पहले ही शादी हुई थी। इसके अलावा ये अंतिम जो है संस्कार के दृश्य भी हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं। और ये मीनाक्षी, ये भी बताना चाहूँगा कि जो मेजर अनुज सूद थे, उन्होंने IIT और NDA दोनों एक साथ पास किए थे।
और खुद अपनी इच्छा से उन्होंने आईआईटी को छोड़कर सेना में जाना उचित समझा और एनडीए में रहे। और सबसे दुखद पहलू ये भी है कि जो कर्नल आशुतोष हैं और मेजर अनुज सूद हैं, ये आईएमए की ट्रेनिंग में भी जो है आईएमए में भी एक साथ रहे और दोनों दोस्त थे और 21 राष्ट्रीय राइफल में ही दोनों तैनात थे। और दोनों ने दोस्ती की क्या मिसाल दी है वो आप खुद समझ सकते हैं कि जो सर्वोच्च बलिदान होता है दोनों दोस्तों ने एक साथ दिया। और मेजर अनुज सूद की अगर बात करें तो 3 महीने पहले उन्होंने अपनी एक स्पीच दी थी 21 राष्ट्रीय राइफल का फंक्शन था, तो उन्होंने कहा था कि जो ये यूनिट है ये मेरा घर है और सच कहूं तो मेरा घर जाने को भी मन नहीं करता। और शायद वो कहीं ना कहीं जो उनके शब्द थे वो उन्होंने सच्चे साबित कर दिए कि वो अपनी यूनिट के ही होकर रह गए और अपने घर नहीं आए। लेकिन दुखद पहलू ये है कि 4 महीने सत्येंद्र जिस बात का जिक्र किया, जो लोग भी आर्मी के परिवारों को करीब से देखते हैं उन्हें समझते हैं, ये बात बहुत साफ है कि किसी भी कमांडिंग ऑफिसर के लिए उसकी यूनिट उसके परिवार जैसी होती है, परिवार से बढ़कर होती है, क्योंकि हर दुख सुख में, तकलीफ में, उतार चढ़ाव में वो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। जयपुर में शरद मौजूद हैं हमारे साथ। शरद, जब हमने देखा कि पल्लवी शर्मा से जितनी बार बात हुई, उनकी बच्ची उनके साथ बैठी रहती थी, माँ उनके साथ मौजूद होती थी कर्नल आशुतोष शर्मा की, आंखों में आंसू का एक कतरा नहीं होता था। बच्ची के चेहरे पर भी मैंने देखा कभी भी ऐसा टूट जाने वाला कोई भाव दिखाई नहीं देता था। यह दिखाता है कि जब जवान युद्ध के मैदान में तैनात होता है लड़ने के लिए, तो सबसे बड़ी ताकत बैक फ्रंट पर उसका परिवार होता है जो उसे लड़ने के लिए वहां आगे भेजता है। बिल्कुल मीनाक्षी, फौलादी इरादों वाले जो कर्नल आशुतोष शर्मा थी, उनकी पत्नी ने कहा कि उनकी हमेशा से इच्छा रहती थी कि उनकी शहादत पर कोई आंसू नहीं बहाए। और जिस तरह से तिरंगा को उन्होंने अपने हाथों में लिया, मुस्कुराकर, हर किसी हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया कि हिंदुस्तान की एक बेटी, एक बहू, एक पत्नी किस तरह से गौरवान्वित है इस शहादत पे। और कर्नल आशुतोष के बारे में जितनी बातें कही जाए कम है। एक ऐसा योद्धा जिसने शुरू से ही अपने आप को लीड किया, 21 राष्ट्रीय राइफल को अपना घर समझा। जब भी फोन पर बात होती थी पत्नी को, कहते थे कि हमारा 2 घर है, 21 राष्ट्रीय राइफल और एक तुम्हारा, तुम उस घर को संभालना, मैं इस घर को संभालता हूँ। एक लीड करने वाला ऑफिसर अपने लड़ाकों जवानों के साथ गया और दुश्मनों को निस्तानाबूद कर दिया। एक अच्छी बात जो उसके पीयूष शर्मा उनके भाई ने बताई कि वो हमेशा कहते थे कि कश्मीरी हमारे भाई हैं, हमें उनकी हिफाजत के लिए लड़ना है, हमें बाहर से आए दुश्मनों को खत्म करना है। और यही अंतिम में अपने कश्मीरी लोगों को बचाने के लिए, जो होस्टेज थे उनको निकालने के लिए उन्हें शहादत दी है। आज कश्मीरियों को भी कर्नल आशुतोष शर्मा पर गर्व होना चाहिए और पूरे देश को गर्व। हम अपने कैमरामैन को कहेंगे कि दिखाएं किस तरह से लॉकडाउन को तोड़ते हुए लोग पुल पर, ओवर ब्रिज पर खड़े हैं, अपने अपने छतों से बाहर निकले हैं। इस तरह का नज़ारा था कि रेड जोन होते हुए भी लोग अपने घरों से फूलों की पंखुड़ियों को उड़ाते हुए निकले और पुलिस और सेना के जवान भगा रही थी लेकिन मान नहीं रहे थे। ये एक जज्बा है हमारे देश का जो हमें, हमारे सीमा पर जवान हैं उनको संबल देता है। कर्नल आशुतोष के जो व्हाट्सएप स्टेटस है उसमें लिखा हुआ है कि हम हवाओं का रुख मोड़ना जानते हैं। तो निश्चित रूप से वो हवाओं का रुख मोड़ना जानते थे और उन्होंने रुख मोड़ा भी। हम अपने कैमरामैन कहेंगे कि उनकी माँ को दिखाएं, एक बूढ़ी माँ किस तरह से फौलादी इरादों के साथ यहाँ पर अपने बेटे की अंतिम विदाई के लिए बैठी हुई है। देख ले दुश्मन कि जिस देश के माँ के पास इतना गौरवान्वित होने वाला सीना है कि अपने बेटे की अंतिम विदाई के लिए शमशान में कुर्सी लगाकर बैठी है, उस देश की सीमाएं को कोई आंख उठाकर देख नहीं सकता। जिस तरह से बेटी और पत्नी दोनों उनकी अंतिम विदाई के सामने बिल्कुल शरद, और इस माँ को पूरा देश इस वक्त सलाम कर रहा है। ये तस्वीरें ऐसी हैं जो किसी के भी सीने को चीर सकती हैं, लेकिन इन परिवारों की हिम्मत ऐसी है कि इन्हें, इनकी मिसाल आगे आने वाले समय में भी हमेशा दी जाएगी। श्रीनगर में अशरफ वानी इस वक्त मौजूद हैं। अशरफ, हंदवाड़ा के बाद एक और हमला, उसमें भी 3 जवान शहीद हुए हैं। आज उन्हें भी श्रीनगर में अंतिम विदाई दी जा रही है।
बिल्कुल मीनाक्षी, दरअसल जहां एक तरफ जयपुर, दूसरी तरफ पंजाब और तीसरी तरफ जम्मू में जो है श्रद्धांजलि दी जा रही है जवानों को, तो श्रीनगर में उन 3 सीआरपीएफ के जवानों को सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस सेना के अधिकारियों और जो दूसरे सरकार प्रशासन के अधिकारी हैं उन्होंने श्रद्धांजलि दी श्रीनगर के सीआरपीएफ मुख्यालय में। बडगाम में सीआरपीएफ मुख्यालय है जहां पर हेडक्वार्टर है सीआरपीएफ का, क्योंकि देश में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा तैनाती सीआरपीएफ की कश्मीर में ही है। 50,000 से ज़्यादा सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं जम्मू कश्मीर में सुरक्षा पर और कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो कल आतंकी हमला हुआ सीआरपीएफ के जवानों पर, वो लॉकडाउन को वहाँ पर इम्प्लीमेंट करने के लिए सड़क पर तैनात थे और घात लगाकर उन पर हमला हुआ। तीनों सीआरपीएफ के जवानों को मैं लौटती हूँ अशरफ आपके पास भी, लेकिन जिस बात का देखिए आप जिक्र कर रहे हैं, ये हमला जिस तरह से हुआ है, ये एक बार फिर ये दिखाता है कि पाकिस्तान कैसे एक ऐसे वक्त में जब ये देश खुद कोरोना संक्रमण के मामले से जूझ रहा है, उसके बाद भी सीमा पार से होने वाले आतंकवादी गतिविधियों में कोई भी कमी दिखाई नहीं देती। और जो हंदवाड़ा में हुआ और उसके बाद फिर कल हुआ हमला जिसमें सीआरपीएफ के जवानों पर छिपकर कायराना हमला किया गया, उसमें जवानों ने एक आतंकवादी को तो ढेर कर दिया, लेकिन 3 जवान हमारे शहीद हुए हैं। Some people spreading other deadly viruses such as terrorism. आतंक के आका पाकिस्तान ने वादियों में बर्फ पिघलने के साथ फिर अपना फन उठाया है। 2 दिन में हंदवाड़ा में पाक के पाले पोसे आतंकियों ने दूसरा बड़ा हमला किया है। हंदवाड़ा में 48 घंटे में दूसरा आतंकी हमला। सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद। सीआरपीएफ ने एक आतंकी को मार गिराया। कब सुधरेगा आतंक का आका पाकिस्तान? कोरोना काल में पाकिस्तान का आतंकी धोखा। कोरोना से बुरा है पाकिस्तान। आतंकिस्तान का आखिरी इलाज क्या है? मानवता के दुश्मन की अक्ल कब आएगी ठिकाने? हंदवाड़ा में पाकिस्तान के इशारे पर बिलबिला रहे आतंकवादियों ने फिर नापाक हरकत की है। सीआरपीएफ के जवानों पर घात लगाकर हमला किया है। इस हमले में सीआरपीएफ जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया और एक आतंकी को मार गिराया, लेकिन एनकाउंटर में 3 जवान शहीद हो गए। क्रॉस फायर में एक स्थानीय नागरिक भी मारा गया है। उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमने जाकर उधर वहाँ पर जो सिविलियन हैं उनको नुकसान नहीं होने देना है। तो ये एक सोच है हमारी फौज की, ये सोच है हमारी गवर्नमेंट की कि कश्मीरी अवाम जो है उसको कोई नुकसान जो है वो नहीं होना चाहिए। तो ये एक ट्रिब्यूट है हमारा इन योद्धाओं के लिए जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी अपने जो वतन के जो अवाम हैं उनको बचाने के लिए। हंदवाड़ा में जब आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया, उस समय सीआरपीएफ के जवान पेट्रोलिंग कर रहे थे। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक पेट्रोलिंग टीम पर यह गोलीबारी हंदवाड़ा के क्रालगू के वंगम इलाके में हुई। इसमें हमारे जांबाजों ने बेहतर मुस्तैदी दिखाई और एक आतंकवादी को मार गिराया, लेकिन 3 जवान शहीद हो गए। देश के लिए शहीद होने वाले जवानों में संतोष मिश्रा बिहार के औरंगाबाद के रहने वाले हैं, जबकि अश्वनी कुमार यादव यूपी के गाजीपुर के रहने वाले हैं। तीसरे शहीद सिटी चंद्रशेखर तमिलनाडु के रहने वाले हैं। लेकिन अचानक हुए उस हमले में हमारे 3 जांबाज जवान शहीद हो गए। जवानों में कैप्टन संतोष मिश्रा, कैप्टन चंद्रशेखर
और कैप्टन अश्वनी कुमार यादव शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की धरती पर आतंकवाद का वायरस फैलाने वाले पड़ोसी पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया। पीएम ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि कुछ लोग आतंक का जानलेवा वायरस, फर्जी खबरें और फर्जी वीडियो फैलाने में लगे हैं। Some people are busy spreading other deadly viruses such as terrorism, such as fake news and doctored videos to divide communities and countries. इस घिनौने आतंकी हमले के बाद सेना ने बड़ा तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। यहां के करालकुंड, काजियाबाद और नौगाम इलाके में सेना ने एक बड़ा तलाशी अभियान शुरू किया है। इसमें सेना की राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी आतंकियों की खोज में शामिल हो गए हैं। इस बीच बड़गाम में आतंकियों ने सीआईएसएफ कैंप पर ग्रेनेड हमला किया है। इसमें एक जवान घायल हो गया है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। दुनिया जहां कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रही है, वहीं पाकिस्तान कश्मीर में खून खराबा करने में जुटा है। लेकिन सेना और अर्धसैनिक बलों को मालूम है कि पाकिस्तान के इशारे पर आतंक फैलाने वाले इन आतंकियों को कैसे सबक सिखाना है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। हंदवाड़ा में ही पाकिस्तान के भेजे आतंकवादियों के कर्नल आशुतोष और उनकी बटालियन से जबरदस्त मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में लश्कर चीफ हैदर और उसके साथी को ढेर कर दिया गया। इस दौरान आतंकवादियों के कब्जे से नागरिकों को छुड़ाने और उनका सफाया करने में 2 अफसर और 3 सुरक्षाकर्मी भी शहीद हो गए। पाकिस्तान का मुकम्मल इलाज बेहद जरूरी है। हंदवाड़ा में लश्कर चीफ हैदर को मौत की नींद सुलाने वाले वीर कर्नल आशुतोष का पार्थिव शरीर जयपुर पहुंचा। नागरिकों की जान बचाते हुए पाकिस्तान की आतंकी साजिश को नाकाम करने के दौरान 21 राष्ट्रीय राइफल के कर्नल आशुतोष समेत 5 सुरक्षा कर्मियों ने शहादत दी थी। कश्मीर के हंदवाड़ा में हुए मुठभेड़ में शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा का पार्थिव शरीर जयपुर एयरपोर्ट पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं किस तरह से उनके पार्थिव शरीर को जयपुर एयरपोर्ट पर लाया जा चुका है। पूरा परिवार पार्थिव शरीर को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचा था। यहां से उसे मिलिट्री हेडक्वार्टर ले जाया गया। कर्नल आशुतोष के परिवार ने उनकी शहादत पर आंसू नहीं बहाया। 2 बार वीरता के लिए सम्मानित कर्नल आशुतोष की शहादत पर पूरे परिवार को गर्व है। आशु का पैशन यूनिफॉर्म, ड्रीम यूनिफॉर्म, तो उसके आगे कोई सॉरी बोले या कोई अफसोस मनाए तो नहीं। अगर जो भी आशु ने किया है कल, वो आशु की चॉइस थी, वो आशु का डिसीजन था एंड वी हैव टू ऑनर हिज डिसीजन। वी कांट अफोर्ड टू डिसग्रेस। यही जज्बा पीठ पर वार करने वाले पाकिस्तान को हर बार पस्त करता रहा है। इसके बावजूद वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। उधर पंचकुला में शहीद मेजर अनुज सूद के घर पर उनके परिजनों के आने का सिलसिला जारी रहा। मेजर सूद के पिता रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं। सुनिए कैसे मेजर अनुज सूद आईटी के लिए चुने गए थे, फिर भी उन्होंने सेना को चुना। यही नहीं, एमटेक करने के बावजूद वो देश के दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने के लिए सेना के साथ ही जुड़े रहे। जिस स्कूल में ये पढ़ता था इनके साथ, बीपीएस लखनऊ से, वहाँ से फिर उसको यहाँ बीपीएस नागौर में पब्लिक स्कूल यहाँ शिफ्ट किया था। और वहाँ से क्योंकि काफ़ी हम भी वहीं से गए थे स्कूल से, चांस बढ़ाने के लिए आया था वहीं से। सिंगल पॉइंट एम था उसका, फौज में जाना है, इंडिया की तरफ जाना है, अफसर बनना। दरअसल बेशर्मी की सारी हदें पार कर पाकिस्तान कोरोना काल में भी मिशन आतंकवाद पर काम कर रहा है। हर दूसरे दिन सरहद पार करने की कोशिश, हर कुछ दिन बाद आतंकी वारदात से घाटी को दहलाने की साजिश। हद हो गई है अब तो। हर बार पिटता है, फिर हर बार बारूद का ढेर लेकर आ जाता है पाकिस्तान। ऐसी ही हरकत उसने हंदवाड़ा में की, लेकिन कमांडिंग अफसर कर्नल आशुतोष शर्मा के साथ सुरक्षा बलों ने हंदवाड़ा के इस इलाके को घेर लिया। एक एक घर की तलाशी ली जाने लगी और इसी दौरान मुठभेड़ हुई थी। आखिरकार हंदवाड़ा एनकाउंटर में लश्कर-ए-तैयबा के कश्मीर चीफ हैदर का सफाया हो गया।
भीषण गोलीबारी के बीच सेना ने 2 विदेशी आतंकियों को मार गिराया और उनका ठिकाना तबाह कर दिया, लेकिन 5 सुरक्षा कर्मियों को शहादत देनी पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर साफ कहा है कि शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। अपने जवानों की शहादत पर जहां पूरे देश में संवेदना है, वहीं पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा भी है। पाकिस्तान को हंदवाड़ा का हिसाब चुकाना होगा। अशरफ वानी, हंदवाड़ा, आज तक।